नमस्कार साथियों, मैं हूं नमन रिछारिया और फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है देवेंद्र रिछारिया केमिस्ट्री। एक ऐसा चैनल जिस पर अब तक कम से कम नहीं है तो 186 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। और मान्यवर, ये हमारी वीडियो जो है ये किस उद्देश्य से बनाई गई है। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच चुके थे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, यानी कि अभ्यास प्रश्नों की, कक्षा 10वीं की विज्ञान अध्याय संख्या 2 अम्ल क्षारक की मूल्यवान यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट्स। इंट्रोडक्शन हमारा सारा कंप्लीट हुआ और हम पिछले लेक्चर में कहाँ तक पहुँचे थे कि हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम कैसे सॉल्व करेंगे और अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में पूछा ये कहा हमसे ये कहा गया है कि जो अल्कोहल और ग्लूकोज होते हैं, जी अल्कोहल, जितने भी अल्कोहल्स होते हैं और C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जो है, इन दोनों के साथ साथ और भी इनके ही तरह होने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है यानी कि H+ आयन होता है, लेकिन उनका वर्गीकरण यानी कि उनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो एसिड्स की तरह यानी कि अम्लीय क्यों नहीं होता है। और हमसे कहा गया कि एक एक्टिविटी के द्वारा इसको आप इसका प्रमाण दो, इसका प्रूफ दो। तो हमने सबसे पहले क्या कहा, हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास ये डायग्राम तैयार है जिसमें एक बैटरी है, एक स्विच है और इस बीकर इस कंटेनर में भरा हुआ है। ये आयरन नेल है यानी कि लोहे की कील, ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है और ये रबर कॉर्क है। इतनी चीज़ों का हमने डायग्राम बना रखा है। अब हम क्या कहें कि यदि हम बीकर में, तो हम क्या कहेंगे इसके पहले कि हमने एक क्रियाकलाप दिया और इसमें से ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आदि का हमने क्या लिया, उदाहरण दिया, ठीक है, विलयन लिया यानी कि सॉल्यूशन लिया। और फिर हमने कहा कि जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, तो जी हाँ, जो ये चित्र है इसमें क्या है, दर्शाया गया है। अब हम क्या लिखेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर, तनु यानी कि डाइल्यूट, मैंने कल आपको बहुत ही अच्छे से बताया था, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मान्यवर ब्लू पेन। तनु H2SO4 डालकर, यानी कि हम किसमें, इस कंटेनर में डालेंगे, डालकर यानी कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स है वो डालकर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित, ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि प्रवाहित करें तो बल्ब जलने लगता है, यानी कि स्विच ऑन करें, प्रवाहित करें यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें तो बल्ब जो है, यानी कि जो बल्ब होता है वो जलने लगता है। बल्ब जो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, जलने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स, बल्ब जलने लगता है। अब हम इसके आगे क्या बोलेंगे, किंतु जब हम बीकर में अल्कोहल अथवा ग्लूकोज, किंतु यानी कि लेकिन जब हम, वही तो हमसे कहा गया है, तो हम वन वर्ड यदि आंसर देखें तो वो भी अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें कहना क्या चाहते हैं। किंतु जब हम अल्कोहल एवं ग्लूकोज यानी कि हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं C6H12O6 का क्या, ग्लूकोज लेते हैं, इसमें इस इक्वस सॉल्यूशन में इनका एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या, बल्ब नहीं जलता। हम क्या देखेंगे कि फिर जो बल्ब है वो ऑन नहीं हुआ, नहीं जलता, ठीक है फ्रेंड्स। हमने क्या देखा, तो फिर जो है बल्ब नहीं जलता कब, जब हमने अल्कोहल और ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया। लेकिन जब हमने H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड तनु HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स अथवा, तो हमने उसमें जब मिलाएंगे ये दो चीज़ें तब तो बल्ब ऑन हो गया। लेकिन बल्ब ऑन कब नहीं हुआ, जब हमने अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया, अल्कोहल उस एक्वस सॉल्यूशन में डाला और दूसरा हमने क्या डाला, ग्लूकोज C6H12O6। तो मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि बल्ब नहीं जलता, क्योंकि हम जानते हैं कि विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए यदि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी किसमें फ्लो, उस एक्वस सॉल्यूशन में जो कि हमने कंटेनर में एग्जाम्पल के साथ लिया है, तो उसके लिए आयनों का होना बहुत जरूरी है। तो चाहे वो प्लस पॉजिटिव आयन हो, नेगेटिव आयन हो, उनसे क्या होगा,
विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि जो अम्लों है उस विलयन में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो किसके अम्लों के द्वारा होता है। और अम्लों में जैसे HCl धनायन यानी कि H+ आयन तथा ऋणात्मक Cl- आयन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे, हम इसके आगे लिखेंगे कि थोड़ा हम इसको एक काम करते हैं। तो वहाँ मान्यवर जगह नहीं थी, इसलिए मैंने बोर्ड थोड़ी, और ये ब्लू मार्कर है तो इससे क्लीन नहीं होता, तो मैंने थोड़ा इसको कैमरे को इस साइड कर लिया, थोड़ी सा खिसका लिया। तो अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि विलयन में, हम जानते हैं कि विलयन में यानी कि उस एक्वस सॉल्यूशन में, विलयन में किसका प्रवाह है, उस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह है। आयनों द्वारा होता है, यानी कि जो आयन्स होती है उनसे ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, आयनों द्वारा होता है, आयनों द्वारा होता है। और फिर हम इसके आगे बोलेंगे कि अम्लों में जैसे, यानी कि जो एसिड्स, यदि मैं एग्जाम्पल लें तो अम्लों में जैसे HCl हुआ। ठीक है, HCl क्या है, HCl भी एग्जाम्पल है। HCl में धन आयन यानी कि H+ आयन है, धन आयन यानी कि पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन में ऋणायन, ऋणायन। तो क्लोरीन में ये नेगेटिव आयन होता है, जो कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे बात की, होते हैं जिसके कारण, जिसके होते हैं ये, ठीक है, और जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट होता है। अच्छा, इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हुई, वो चीज़ क्या स्पष्ट हुई कि हम लिखेंगे कि इससे स्पष्ट होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो एसिड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर या एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट करते हैं, वो एसिड्स प्रेजेंट करते हैं। जबकि अल्कोहल तथा ग्लूकोज जो है, यानी कि जो हमारा अल्कोहल और ग्लूकोज है, इस बीकर में हमने क्या किया, जब हमने देखा कि हमने इसमें क्या डाला, अल्कोहल या ग्लूकोज डाला, तो उससे बल्ब ऑन नहीं हुआ, ना ही स्विच ऑन हुआ। तो जो अल्कोहल और ग्लूकोज में H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होते, यानी कि उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। इतना आप जोड़ सकते हैं। तो मानव क्वेश्चन नंबर 6वां हुआ हमारा खत्म, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारे पास कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है, इलेक्ट्रिक करंट का जो है गुड कंडक्टर क्यों नहीं था, या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं होती, जबकि जो रेनिंग वाटर होता है उसमें से होती है। तो जो आश्रित जल यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, और यही रीज़न है कि विद्युत का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए हमें आयनों की ज़रूरत होती है, और जो वायुमंडल में प्रेजेंट होती हैं विभिन्न गैसें, यानी कि जो डिफरेंट गैसेस होती हैं, वो रेनिंग वाटर को कैसा बना देती हैं, एसिडिक नेचर का बना देती हैं। और अम्लीय होने के कारण जो है वर्षा जल में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आश्रित जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, जो कि एक स्टीम यानी कि भाप को कूल करने से बनता है, वाटर शुद्ध होता है यानी कि प्योर होता है। ठीक है, आश्रित जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल प्योर होता है। इस कारण यह विद्युत का चालक नहीं होता, क्योंकि जो प्योर वाटर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो ही नहीं सकता। इस कारण यह विद्युत का चालक नहीं होता, विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है,
यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। और जो विद्युत के चालन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? आयंस की, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और जो डिस्टिल वाटर आश्रित जल होता है इसमें तो पॉजिटिव आयन क्रिएट होते हैं ना नेगेटिव आयन, ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध होता है। तो विद्युत धारा की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के लिए यानी कि फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के लिए आयनों की आवश्यकता पड़ती है। आयनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसकी? आयनों की आवश्यकता पड़ती है वायुमंडल में उपस्थित। हम क्या लिखेंगे कि जो वायुमंडल होता है हमारा, उसमें जो डिफरेंट गैसेस होती हैं उपस्थित, विभिन्न गैसें यानी कि जो डिफरेंट गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, गैसें जो वर्षा जल होता है यानी कि जो रेनिंग वाटर होता है, वर्षा जल जो हमारा होता है उसको अम्लीय प्रकृति में, वर्षा जल को प्रकृति में यानी कि नेचर में कैसा? एसिडिक यानी कि अम्लीय बना देती है। और यही रीजन शायद है कि जो रेनिंग वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होता है, और जो डिस्टिल्ड वाटर यानी कि जो आश्रित जल होता है वो उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि वो बैड कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तो 7th क्वेश्चन भी हमारा पूरा हुआ और अब हम बढ़ते हैं हमारे 8 क्वेश्चन की तरफ, जो कि 8 क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जल की अनुपस्थिति में यानी कि वाटर की एब्सेंट में, जब वाटर उसमें प्रेजेंट यानी कि उपस्थित ना हो, तब अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? यानी कि जो एसिड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो अपने नेचर में एसिडिक क्यों नहीं होते? तो हम क्या लिखेंगे कि जल की अनुपस्थिति में। अब आप जानते हैं ड्राई स्टेट में कभी भी एसिडिक नहीं हो सकता, और जल की अनुपस्थिति मतलब एक्वस सॉल्यूशन का ना होना, और जब एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि वो आयोनाइज भी नहीं होंगे, H+ आयन भी नहीं बनेंगे, यानी कि ड्राई स्टेट होना, और उसका व्यवहार अम्लीय हो ही नहीं सकता जल की अनुपस्थिति में। तो हम क्या लिखेंगे कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल यानी कि जब वाटर के एब्सेंस में, जब वाटर प्रेजेंट नहीं है उसमें, तो अम्ल H+ आयन नहीं देगा, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन नहीं देगा। अब भाई यदि एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, जो एसिड्स होते हैं वो डिजोल्व होकर यानी कि घुल कर क्या H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब जल ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे देंगे? तो H+ आयन नहीं देंगे, ठीक है, मतलब नहीं देते हैं। और जब H+ आयन नहीं देंगे अर्थात जल की अनुपस्थिति में, तो हम यहाँ तक तो सेम ही लिखेंगे, जल की अनुपस्थिति में अम्ल वियोजित नहीं होते। अम्ल वियोजित का मतलब होता है आयोनाइज होना, आयंस के फॉर्म में टूट जाना, यानी कि आयोनाइज यानी कि वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो है अम्ल जो है यानी कि जो एसिड्स हैं वो वाटर की एब्सेंट में आयोनाइज नहीं होते हैं, आयन जो है आयोनाइज नहीं होते हैं, और इसीलिए इस कारण अम्ल जल की अनुपस्थिति में अम्लीय नहीं होते, यानी कि नेचर में एसिडिक नहीं होते। और भी अभी हम आगे लिखेंगे कि जब इसे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल H+ आयन देते हैं, जब इसे किसको? एसिड्स को। और इसका हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे, जल यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया, तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो क्या है? तो यह H+ आयन देते हैं,
और विलयन अम्लीय हो जाता है, और फिर जो H प्लस आयन यानी दे देंगे तो फिर जो हमारा एक्वा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। तो विलयन अम्लीय यानी कि जो एक्वा सॉल्यूशन है वो नेचर में कैसा, एसिडिक हो जाता है, बस इतना था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और हमने लिया एक इसका एग्जाम्पल, यदि हमने HCl की रिएक्शन कराई H2O के साथ, यदि हमने HCl की रिएक्शन H2O के साथ कराई तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला HOCl प्लस H आयन, यानी कि हमें H आयन मिल गए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हुआ कंप्लीट। और हमने देखा कि जो अम्ल है उसकी जो एसिड्स यानी कि जो वाटर होता है जल, उसकी अनुपस्थिति में यानी कि उसके एब्सेंट में जो है अम्ल का व्यवहार यानी कि एसिड का जो नेचर है वो एसिडिक क्यों नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 5 विलयनों यानी कि 5 एक्वस सॉल्यूशन ABCD एंड E की जब सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पिछले लेक्चर में बताया था, जब उससे जांच की जाती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि सार्वत्रिक सूचक से क्या जांच की जाती है, तो पीएच वैल्यू यानी कि जो पीएच स्केल है, पैमाना, उसके मान क्रमशः यानी कि रेस्पेक्टिवली 4, 1, 11 और 7 व 9 प्राप्त होते हैं। अब कौन सा विलयन उदासीन है, पहला उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, दूसरा, तीसरा प्रबल अम्लीय है, और चौथा दुर्बल अम्लीय है, और पांचवा जो है दुर्बल क्षारीय है। तो आप हमको बताइए इनके बारे में। अब देखिए हमने बनाया यहाँ क्या, पीएच स्केल में थोड़ा सा कैमरा क्या कर लूँ, जूम कर लूँ मैं थोड़ा सा कैमरा, अब दिख रहा होगा आपको पीएच स्केल। ठीक है, चलिए अब क्या है, हमने क्या किया, बना लिया क्या, पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल में आप देखिए जो 7 होगा, हमने आपसे कहा था जिस सब्सटेंस या जिस पदार्थ का मान एग्जैक्ट 7 होगा, यानी कि 7 से ना कम होगा ना ज़्यादा, बिल्कुल 7 होगा, वो उदासीन होगा, यानी कि वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल यानी कि उदासीन, ना वो स्वभाव में एसिड्स यानी कि अम्लीय एसिडिक, और ना बेसिक यानी कि क्षारीय होगा, बीच का बीच होगा, जैसे कि वाटर यानी कि जल हुआ। ठीक है, अब 7 के जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं तरफ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी उतनी अम्लीय प्रवृत्ति यानी कि एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एक की तरफ। और जो 1 है वो सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिस सब्सटेंस का पीएच 1 होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा। तो हमसे यही पूछा गया है कि हमको मान्यवर बताओ इसमें जो है प्रबल अम्लीय कौन है, प्रबल क्षारीय कौन है। तो प्रबल क्षारीय यानी कि जैसे 7 के राइट हैंड साइड बढ़ते जाएंगे यानी कि इंक्रीज होते जाएंगे तो उतने ही क्या होता जाएगा, हमारे पास बेशक नेचर यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी उस पदार्थ की। तो यहाँ पर 14 की तरफ कौन सबसे ज़्यादा करीब कौन है, 14, तो यहाँ है 11, तो यानी कि जो 11 है वो क्या है, प्रबल क्षारीय। तो हम सबसे पहले यहाँ जो ए नंबर का जो इसमें हमसे उदासीन के बारे में यानी कि न्यूट्रल के बारे में पूछा है, उसमें हम क्या भरेंगे, 7 यानी कि जस्ट 7। और बी नंबर पर है हमारे पास प्रबल क्षारीय यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, प्रबल क्षारीय कौन सा है, जो 14 के ज़्यादा करीब है, 9 है, 11, तो हम क्या भरेंगे, 11। तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा है हमारे पास प्रबल अम्लीय यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जो 1 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ तो खुद एक ही है, तो भाई 1 सबसे ज़्यादा करीब है, तो हम क्या भरेंगे, प्रबल अम्लीय यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो सी यानी कि प्रबल अम्लीय कौन हो जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, वो हो जाएगा 1। और जो डी है दुर्बल अम्लीय, वो कितना हो जाएगा, दुर्बल अम्लीय यानी कि वीक एसिड्स। तो वीक एसिड जब भाई 1 हो गया हमारे पास प्रबल अम्लीय, तो फिर क्या बचा, 4, मतलब कि 7 के ज़्यादा करीब, तो 4, तो 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, वीक एसिड्स यानी कि दुर्बल अम्ल। ठीक है, और अब हमारे पास बचा लास्ट, तो ये है, ये था कुछ कहानी जो कैमरे की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है, कैमरे की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही थी, तो अब आपको नज़र आ रही होगी, है ना। ये जो है पूरी कहानी, ये सारा क्या है हमारे पास मामला। तो हमारे पास 4 के आंसर आ चुके हैं और अब बचा है लास्ट, तो देखते हैं हम अपना लास्ट वाला।
तो हमारे लास्ट में हमसे पूछा गया है दुर्बल क्षारीय कौन है। तो फ्रेंड्स दुर्बल क्षारीय यानी कि जो कि 14 से ज़्यादा दूर है। तो ज़्यादा दूर कौन है? 14 से 7। तो हमारे पास ई नंबर का क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षारीय। यानी कि वीक बेस, जो कि हो जाएगा 7। तो हमारा हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर कितना? हमारा क्वेश्चन नंबर वो हुआ 9 पूरा। और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10th क्वेश्चन हमसे कहता है कि